2 नंबर से रह गई। तो उसको बोल दे बाकियों में एडमिशन मिल जाएगी उसको, अगर वो एम्स में 2 नंबर से रहेगी तो। मैम वो एम्स ही जाना चाहती है। देखो ये शॉप सेशन का मेरे पास आंसर नहीं है, बट आई स्टिल सजेस्ट एमबीबीएस इज एमबीबीएस एंड इफ यू आर गेटिंग एमबीबीएस यू शुड टेक इट। यस नेवर मैम। लाइक बिकॉज आफ्टर 5 years नहीं, एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको एज अडल्ट बोलूंगी कि देखो मैं इतने साल की, कोई मुझसे पूछता है मैंने स्कूलिंग कहाँ से करी या मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, इट डजंट मैटर। आप मुझसे ये पूछते हैं अगर मैं कहीं भी जाऊँ कि मेरी डिग्री क्या है, तो आई टेल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। तो मुझसे पूछ लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है। दैट इज ऑल मैटर इन लाइफ। बड़े होके ना प्रोफेशनली नो वन आस्क यू एग्जैक्टली आप कहाँ से आई, इट ओनली मैटर्स आपके पास क्या क्वालिफिकेशन थी, आप एकेडमिक्स में डाल रहे हो और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस करोगे ना, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है क्योंकि आप इंडिया में कंपटीशन करके गए हो। ये क्लियर है कि गवर्नमेंट से कर रहा है तो बच्चा मेहनत करके गया है। और दूसरा आपसे पूछ लेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो जो गवर्नमेंट से पढ़ता है उसको जितने भी इंडिया के गांव होते हैं ना वहाँ पे ड्यूटी लगाने जाना ही पड़ता है, तो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है, उसको बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। तो एमबीबीएस इज एमबीबीएस। तो अगर वो बच्ची को सजेस्ट कर देना अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है तो, कि आई सजेस्ट कि ले ले, सीट ना छोड़े, सीट नहीं छोड़नी चाहिए। तो ठीक नहीं, बाकी सबकी अपनी चॉइस है ना। पैसा तो नहीं है कि जैसे अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है या एम्स में है अलग अलग, मतलब कि ज्यादा फीसेस होती है, फीस होती है कि मतलब कि अलग अलग होता है उनका। किन का बेटा? जैसे गवर्नमेंट का है और बाकी कॉलेजेस का भी है। हम्म। प्राइवेट में तो ज्यादा ही होगी, गवर्नमेंट में तो ठीक ही होगी ना। गवर्नमेंट की सीट सबसे सस्ता जो कॉलेज पड़ेगा आपको एमबीबीएस के लिए दैट इज एम्स। एम्स क्यों? क्योंकि एम्स द टॉप मोस्ट एमबीबीएस कॉलेज है, उसमें भी दिल्ली एम्स है जो सबसे सस्ता है, तो सबसे सस्ती फीस उसकी मिलेगी आपको। आई थिंक 8,000 के करीब है, 8,000 के करीब है साल की, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे सस्ता वो कॉलेज है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में जाओगे वो सस्ता ही है ना, ऑलमोस्ट सबके आसपास फीस है। और अगर आपके गवर्नमेंट में सिलेक्शन होती है तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। काफी स्कॉलरशिप्स है, हमारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो तुम्हें तो चल तुम्हें गाइडेंस भी चाहिए, बता देना मैं क्यों अप्लाई देर, वो तो करूंगी जब तुम्हारे नंबर आएंगे तो तुम्हारी एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे हम कि मिले तुम्हें, है ना। तो हाँ, तो उसके लिए बस आपको नंबर लाने होते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट है दैट इज अनअफोर्डेबल हो जाता है, जिसके लिए अफोर्डेबल है वो ले सकता है, जिसके लिए नहीं है वो नहीं ले सकता, सिंपल है ना। उसमें फीस वगैरह बहुत ज्यादा चला जाता है, उसका बजट बहुत हाई जाता है ना। तो मैं तो गवर्नमेंट ही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है मेरे हिसाब से। बाकी देखो सबका अपना है ना, कह नहीं सकते। चलो आ जाओ फिर करते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला अगर रहता था एफएसटी ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, दिख रहा है आपको? मैंने वही पेपर खोले जिसे हमने पहले डिस्कस किया, तो उसी के नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इधर उधर क्वेश्चन पेपर ढूंढने पड़ते हैं। मेरे को नहीं मिल रहा था इतने सारे क्वेश्चन पेपर के बीच में, मैंने एक बच्चे से मांगा है, हर्ष से मांगा मैंने कि भाई क्वेश्चन पेपर दियो कौन सा था। कलर बताओ। पिंक आ गया, पिंक आ गया, पहले पिंक आएगा। देखो जेस्टेशन इज अ पीरियड, इज द ड्यूरेशन। जेस्टेशन पीरियड ड्यूरेशन होता है कब से कब तक का? फर्टिलाइजेशन, हाँ, जब स्पर्म और एग फ्यूज करा, एंड पार्चुरेशन जब बेबी डिलीवर हुआ, उससे बीच का सारा समय हमारा कहता है जेस्टेशन। सो आंसर वुड सी। गुड, एक से कुछ और है क्या? आ रहे हैं बच्चे ना, ठीक है। ओके नाउ मूविंग ऑन। Which of the following cannot be explained on the basis of law of dominance? ठीक है, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसे अंडरलाइन करना है? तो ये कर रहे हैं ना कैन नॉट, इसको ना ऊपर क्रॉस लगा दे, तो तुझे याद रहेगा कि तुझे गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, इजी हो जाएगा, है ना। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है? एक बच्चा हाथ खड़े करना है। पायल, कि मैम एक कैरेक्टर जो है डोमिनेंट हो जाता है और एक रिसेसिव हो जाता है। किस में? होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस? मैम हेट्रोजाइगस में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन ये डोमिनेंट रिसेसिव, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है इस केस में, क्या होगा? कि मैम कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा और स्मॉल टी जो है रिसेसिव हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि जो कैपिटल टी डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, और जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस
नहीं कर नहीं करेगा। हाँ, हेटेरोजाइगस में नहीं कर सकता, होमोजाइगस कंडीशन में कर सकता है ना। यो So, out of one pair of a factor, one is dominant, other is recessive. वो तो law of dominance कहता है, ये statement सही है. Allele do not show any blending and both the character recovered as such in F2 generation. देखो, कभी मेंडल ने blending की बात करी थी? नो मैम। वो जो पिंक फ्लावर था, पिंक फ्लावर कौन सा, किस प्लांट का था, नाम है तो उसका स्नैपड्रैगन। हाँ, यस, दैट इज अ ड्रॉ, मतलब हम कहते हैं कि मेंडल लॉ के अगेंस्ट जो हमारे पास प्रूफ है वो स्नैपड्रैगन था। उसने तो बताया था कि मेंडल के अलावा भी और कॉन्सेप्ट है, तो ब्लेंडिंग की बात तो मेंडल ने करी नहीं, तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ब्लेंडिंग नहीं डिस्क्राइब कर सकता। फैक्टर अकर इन पेयर, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, उसी को हम जीन कहते हैं, ये भी कहता है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। गुड, तो आंसर वुड बी बी। नाउ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं अपने पास लेडिक सेल और एक अपने पास होते हैं सर्टोली। सर्टोली सेल कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं मैम? टेस्टिस टेस्टिस में? कहाँ? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। ठीक है बेटा, हाथ खड़े करने से समझ नहीं आता, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। और लेडिक सेल कहाँ होते हैं नीता, तनिष्क? वो बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, ओके। सर्टोली सेल भी वहीं होते हैं, फर्क था बेटा। दीक्षा, इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में होते हैं लेडिक सेल को, इसीलिए तो हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं ना। यो मैम। तेज गलत कैसे बोल रही है? तो टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रिएट करते थे? लेडिक हार्मोन। हाँ, शाबाश। तो आंसर वुड बी लेडिक सेल। तो बेटा सर्टोली सेल क्या सिक्रिएट करते थे? मैम तो वो करते थे, फिशन देते हैं इसमें। हाथ पहले तो हाथ खड़े करो। प्रीति, लेडिक सेटोली सेल क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिक्रीट क्या करते हैं? हम कैल्शियम और फ्रक्टोज। कैल्शियम और फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं। यस। बताऊं तुझे, हार्मोन है वो टेस्टिस के अंदर जो सीमेन के अंदर डाले जाते हैं। और कोई बताओ? मैम मानता हूँ। हाँ बता बेटा। मैम वो करते हैं, एक एबीपी और एक इनहिबिट। हाँ, एबीपी और इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? पीछे जाके सिक्रीशन को रोकता है, राइट? इसी की सिक्रीशन को रोकता है। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? एंड्रोजन कौन है यहाँ पे? मैम जो एबीपी है वो एंड्रोजन और नहीं नहीं, देखो एंड्रोजन का मतलब होता है सेक्स हार्मोन है, जो स्टीरॉयड हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन यहाँ पर कौन है मिलके केस में? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बना मेरा टेस्टोस्टेरोन, ध्यान से सुनना। टेस्टोस्टेरोन बना और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है मेल के, इसलिए मेल की आवाज भारी हो जाती है, चेस्ट ऐसी हो जाती है, वी शेप बॉडी होती है, बाल आते हैं, तो पूरी बॉडी में घूम रहा है ना वो सारा टेस्टोस्टेरोन बाहर चला गया, तो स्पर्म कैसे मैच्योर होंगे? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाता है कुछ टेस्टोस्टेरोन के साथ और उसको टेस्टिस में रोक कर रखता है। तो एबीपी का काम ये है कि वो टेस्टोस्टेरोन को रोक के रखता है टेस्टिस के अंदर कुछ अमाउंट को, कि तो स्पर्म को बड़े करने में मदद कर, बाकियों को जाने देता है। समझ आया? यो मैम। चार्ट में करवाया था ना मैंने बेटा। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो हार्मोन्स ही है। हार्मोन से कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है? इसे रिवाइज कर लेंगे। यस। यो मैम। आगे आते हैं। कफर सेल्स कहाँ मिलते हैं आपको? मैम लीवर्स में। लीवर में दे आर द मैक्रोफेजेस जो पैथोजेंस को खाते हैं। और मास्ट सेल्स एलर्जी के टाइम पे रिलीज होते हैं। इनके पास हिस्टामिन के पैकेट होते हैं, तो एलर्जी के टाइम पे रिलीज होते हैं और हिस्टामिन को ऐसे तोड़ते हैं, वो आपकी ब्लड में रिलीज हो जाए, तो एलर्जिक रिएक्शन में ये रिलीज होते हैं, ठीक है? इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आएगा ये। नाउ अ जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज व्हिच कलर यूज करूं मैं बेटा?
A gene showing codominance. Codominance मतलब दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है? तो ये सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, अब हाथ खड़े करने, ठीक है? जब पूछूं एलील टाइटली लिंक टू द सेम क्रोमोसोम, कोडोमिनेंस का मतलब है वो एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है, ऐसा होता है? लिंकिंग का कोई लेना देना है कोडोमिनेंस से? नो मैम। नहीं। एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, कोडोमिनेंस में दोनों एलील एक दूसरे के लिए रिसेसिव है? नो मैम। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगोट। तुम्हें दो वर्ड देखने हैं, पहला दोनों एलील इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करती है अकेले, और दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। होमोजाइगस में तो कर ही लेगी ना। अगर मैं बोल बेटा प्लीज हाथ खड़े कर लो, बाकी को सुनेगा नहीं। तो अगर मैं बोल दूं कि कैपिटल टी आई ए है और आई बी है, दोनों अलग अलग जीन है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड देखने थे, ये है सही आंसर। वन एलील डोमिनेट ऑन द अदर, नहीं ये नहीं है, तो आंसर वुड बी सी। ठीक है। नाउ मैं तो कॉलम 1 भी बी, ठीक है? 1 से बी को मैच करना है। सो द पिल क्या करती है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन। मेन काम तो उसका ओव्यूलेशन था, है ना? कॉन्डम का मेन काम क्या होता है? हाथ खड़े। रिया। prevent sperm from reaching cervix. हाँ, देन कॉन्डम का हो गया, बी का हमारा हो गया 1, और जनरली हमारे क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाता है। ए का 3 तो ये दोनों नहीं है, बी का 1 ये नहीं है, तो आंसर वुड बी ए। मोस्टली क्वेश्चन दो ही पॉइंट्स में सॉल्व हो जाते हैं, राइट? चलो अगला नीलम बताएगी हमें। फिर नीलम बेचारी कब से हाथ खड़ा कर रही है। नीलम कौन सा कलर बताओ? मैम पिंक। पिंक। गाय हमारी, ये लो गुलाबो। The following question consists of two statements, one labeled as assertion, दूसरा labeled as reason. तुमको करेक्ट बताना है। तो नीलम assertion है कि DNA polymerase 3 is responsible for DNA replication, सही बात है? मैम सही बात है, ये तो सही हो गया। नाउ रीजन की स्टेटमेंट देखनी है, रिलेशन नहीं देखना अभी। तो रीजन की स्टेटमेंट है डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड ऑन बोथ स्ट्रैंड। ये जो डीएनए है मेरा, मैं इसको देख के डीएनए सिंथेसिस कराने देती हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन ना, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। तो अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन कराती हूँ तो मैं डीएनए को खोलूंगी, एक सेकंड, मैं खोल दिया डीएनए को, तो एक ही स्ट्रैंड पे डीएनए की सिंथेसिस होती है नीलम, या दोनों स्ट्रैंड्स पे होती है? मैम दोनों पे। हाँ, तो स्टेटमेंट सही है? मैम सही है। डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड ऑन बोथ स्ट्रैंड, ये कह रहा है दोनों स्ट्रैंड पे नहीं होती है, ये बात सही है? ये ठीक। गलत है। तो एजर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर वुड बी सी। आई थिंक इसका आपको आंसर वहां पीछे गलत दिया हुआ है, शायद मेरे को किसी की क्वेरी आई थी, बट इसका आंसर सी है, ठीक है? यो मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। Now, which of the following represents a condition where the motility of the sperm is highly reduced? Motility मतलब मूवमेंट एंड एक्चुअली लोकोमोशन आप कह सकते हो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मोटिलिटी कम होनी चाहिए, नंबर की बात नहीं हो रही है ना, कुछ और बात नहीं हो रही, मोटिलिटी की बात कर रहा है। तो देखो एजूस्पर्मिया, ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो एब्सेंट है कौन? जूस्पर्मिया, दैट इज स्पर्म। तो जहां स्पर्म एब्सेंट होते हैं, जैसे सीमन आया लेकिन सीमन में स्पर्म नहीं है, उस कंडीशन को कहते हैं हम एजूस्पर्मिया। ये आंसर होगा? नो मैम। लेकिन तुम्हें इन वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। तो एजूस्पर्मिया को लिख लो वहां पे, ए का मतलब है एब्सेंट और स्पर्मिया का मतलब है स्पर्म। तो जहां स्पर्म एब्सेंट है सीमन में, वो एजूस्पर्मिया है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ढूंढना है ऐसा सीमन जिसमें स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, ठीक है? पॉलीस्पर्मिया, पॉली मतलब मैनी, स्पर्म, तो वैसे तो स्पर्म ज्यादा ही होते हैं, लेकिन ये क्या कह ले, पॉलीस्पर्मिया का मतलब होता है एक्सेसिव स्पर्म। स्पर्म का अमाउंट बहुत ज्यादा है सीमन में, वो भी ठीक नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए ना, ज्यादा भी ठीक नहीं होता। तो पॉलीस्पर्मिया मीन बहुत ज्यादा स्पर्म है। ओलिगोस्पर्मिया मीन स्पर्म का नंबर लेस है, नंबर ऑफ स्पर्म लेस नंबर ऑफ स्पर्म है, जितने चाहिए उतने नहीं है। तो एथिनोस्पर्मिया क्या होता है? एथिनोस्पर्मिया इज जब स्पर्म की मोटिलिटी हैम्पर हो। तो आंसर वुड बी बी। इस क्वेश्चन में आपको इन स्टेटमेंट का मीनिंग होना चाहिए, ठीक है? तो इससे आपको क्या करना है, नोट्स अपडेट।
क्योंकि ये यो क्वेश्चन, यो मैम। इस क्वेश्चन में आपको नोट्स अपडेट करने हैं, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा ये सब, लेकिन पूछा है ना। यो यो मैम। अभी एनसीईआरटी की फिगर है, मुझे फटाफट से पोलन ग्रेन की मैच्योरेशन वाला पेज खोल के बताओ कौन सा नंबर है। पोलन ग्रेन जहाँ डेवलप होता है बताओ, मैं वही पेज खोलूंगी फिर। मैम 23 पेज नंबर। पेज नंबर है ना। एक गुड़िया ने मुझसे पूछा भी था, उसको समझ नहीं आएगी क्वेश्चन मेरा गलत कैसे हुआ। तो वो क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहे हैं। इन द अबव डायग्राम आइडेंटिफाई 1 2 3 4 एंड सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन। 1 2 3 4 मुझको ढूंढने हैं, है ना। तो आपको सुटेबल आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे इजी तो मेरे लिए ये पहचानना है एक्चुअली, ये वाली चीज, ये क्या है। 1 वैक्यूल 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 है ना, राइट। तो दिस इज ए वैक्यूल। वैक्यूल की खास बात क्या होती है, उसके पास एक लेयर होती है जिससे चीजें मूव कर पाती है। इस लेयर को क्या बुलाते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। अपडेट कर लो वहां पे, बेटा हाथ खड़ा कर लो जब स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो। तुम मेरे से ज्यादा ने काम करवा रहे हो, है नहीं। ये वैक्यूल है, तो मुझे पता चल गया 1 तो वैक्यूल है। नीचे आ जाते हैं। अच्छा नहीं, पहले दो हमेशा हम 2 सॉल्व करके नीचे देखते हैं ना। चलो अब मैं फोर्थ वाला बहुत आराम से कर सकती हूँ ना। फोर्थ क्या है मेरे पास, कौन सा सेल है जो छोटू है, दिल पायल। मैम जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, क्योंकि मुझे पता है वो छोटू वाला है ना। तो पायल मुझे ये भी बता दे थर्ड क्या है। मैम वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल करेगा क्या आगे चल के। मैम जब पॉलन गिरेगा स्टिग्मा पे तो ये जो पॉलन ट्यूब बनती है वो इसकी इंट्रैक्शन से बनती है। वेरी गुड, ये पॉलन ट्यूब बनाता है, शाबाश, गुड बेटे। ठीक है, तो 1 मिल गया मुझे वैक्यूल। 1 का साइटोप्लाज्म ये नहीं हो सकता, न्यूक्लियस नहीं हो सकता। 1 वैक्यूल 1 वैक्यूल। ओके, थर्ड है वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे मेरा थर्ड है वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे मेरा थर्ड है वेजिटेटिव सेल। अच्छा जी, जनरेटिव सेल भी सही है इनका। तो अब हमें सेकंड वाला करना है। ये सिमेट्रिकल है, स्पिंडल असिमेट्रिकल। तो डायग्राम में देखो एनसीईआरटी बताओ कैसे है। एसिमेट्रिकल। सिमेट्री नहीं होती सही से, तो आंसर वुड बी डी। जब मैंने डायग्राम कराया था तो मैंने बोला था लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो असिमेट्रिकल पे ऐसे लाइन लगाओ, उसको ऐसे स्टार लगा दो, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमें क्वेश्चन बताता है कि कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके हिसाब से हम करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास कॉप्यूट नहीं आया ना अभी तक हमारे पास। चलो कोई ना। नाउ द डक्स व्हिच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू कप, हाँ आ गया। कॉप्यूट एपिडिडमस, उसको क्या कहते हैं। देखो जो एपिडिडमस होता है उसकी खास बात क्या थी। हाँ बोल बेटा नीलम। मैम वहाँ पर फ्रॉम 2-3 मंथ के लिए मतलब मैच्योर उनकी केयर की उस जाती है। प्रोसेस को हम क्या बोलते थे। अच्छा नहीं, तुमने नाम नहीं करा, सॉरी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। तुमने नहीं किया उसका नाम, नहीं जानना तुम्हें, ठीक है। तो जब एपिडिडमस के अंदर स्पर्म आता है वो कौन सी वाली पार्ट से एग्जिट होता है। वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया या इफरेंशिया। डिफरेंशिया। मैंने तुम्हें स्पर्म का पैसेज बताया, जाओ देख के बताओ मुझे फटाफट। मैम डिफरेंशिया। मैम रेडी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडमस, वास डिफरेंशिया, इजेक्टिलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। सबसे पहले आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आता है रेडी टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। कैसे याद किया था हमने कि ये जितना पार्ट है ना ये टेस्टिस के अंदर ही है। इफ्रेंशिया इज अ पार्ट जहाँ पे टेस्टिस से बाहर चली गई है डक्ट, इसलिए हमने एग्जिट से याद किया था कि एग्जिट कर देता है ये टेस्टिस को, इसलिए वासा इफ्रेंशिया। फिर आता है हमारा एपिडिडमस, फिर वासा डिफरेंशिया, है ना। यो बेटा ये ऑर्डर नहीं भूलना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें एपिडिडमस के वो पार्ट बता रहा है। देखो जो एपिडिडमस जहां पर खुलता है ना वासा इफ्रेंशिया, दैट इज एपिडिडमस का कॉप्यूट। उसके बाद आता है कॉर्पस, कॉर्पस। उसके बाद आता है कॉडल। ये इसके पार्ट के नाम है, जो तो है तुमने नहीं करे होंगे, अब लिख लो। एपिडिडमस का नाम है और कुछ नहीं। तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि एपिडिडमस से जो वासा डिफरेंशिया में एंटर हुआ है, तो एपिडिडमस के कौन से पार्ट से एंटर हुआ है। तो कॉडल पास से एंटर होता है वासा डिफरेंशिया में स्पर्म। समझ आई। यो मैम। ठीक है, आंसर डन। अब देखो
अब जो अगला पार्ट है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन ना, तो मुझे बताओ पहले तो मुझे ये बता दो कि मैंने ये तुम्हें चैप्टर कराया नहीं था ये पार्ट का कि हिमांशु सर ने कराया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडेटिव इफेक्ट कराया है। मैम डुप्लीकेट जीन करवाया। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। अच्छा ये टॉपिक नहीं हुआ है, मैम सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला करवाया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कराया है, ठीक है, मतलब ये नहीं कराया। ये सब ना आउट ऑफ उसके आउट ऑफ टेक्स्ट के हैं, लेकिन ना पुराने उसमें या फिर ना अगर आप पीवाईक्यू उठाओगे ना तो इनके क्रॉस आ जाते हैं। आपसे डिटेल नहीं पूछते लेकिन क्रॉस बहुत बार पूछते हैं कि किसका रेशियो कौन सा आएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा क्रॉस बनाने को नहीं आता लेकिन रेशियो बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि मेंडल वाले चैप्टर में रेशियो आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं उसका रेशियो पूछ लेंगे, जीनो फिनोटिपिक, डाईहाइब्रिड का पूछ लेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूछ लेंगे आपसे, टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपसे पूछ लेंगे। ये कुछ बेसिक रेशियो जो आपसे पूछे जाते हैं। उसी के साथ सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एडिटिव जीन का आपसे रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आके हम लोग फंस जाते हैं ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या रेशियो होगा ये तो तुम्हें पता होगा, 1:2:1 है ना। तो पी का हो गया सेकंड। तो जब तुमने ये क्वेश्चन किया उसके बाद तुमने ट्राई किया इसे करने का? नो। कॉन्सेप्ट तो लंबा है, मैं तुमको ठीक है, मैं तुमको ऐसे कराती हूँ जिससे तुमको जल्दी से शॉर्ट में याद हो सकता है, ठीक है, ऐसे ट्राई करें। लेट्स ट्राई, क्योंकि फिर ये डिटेल में जाएगा, फिर ये ऐसे नहीं जाएगा, फिर ये सारे रेशियोज आएंगे डुप्लीकेटिव और सारे रेशियोज बनाने पड़ेंगे, फिर समय लगेगा उसमें, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वो मिट रहा है तो ये क्यों नहीं मिट रहा? मिर्चा 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 बावले मिर्चा। कितना टाइम हुआ? टाइम बचा है ना? 25 हुए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था? इनकम्प्लीट था सबसे पहले। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि लीडर तो खड़ा है, लीडर तो खड़ा है। देखो जो भी मैं यहाँ करेक्टर बताऊंगी वो एलील है, ठीक है, ये एक एलील है और ये उसके साथ है जो फॉलोअर, ये दूसरा एलील है, ठीक है। तो लीडर का मतलब है डोमिनेंट जीन और फॉलोअर का मतलब है रिसेसिव जीन, ठीक है। तो लीडर तो खड़ा है, लीडर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है वो पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो उसका फॉलोअर है वो भी बीच में बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं पर पार्शियली, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ठीक है, तो ये मोदी जी स्पीच दे रहे हैं लेकिन उसके बीच में ऑपोजिशन भी साथ साथ बोली जा रहा है, मोदी जी भी पूरा बोल रहे हैं, ये भी पूरा बोल रहे हैं, दोनों आपस में बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन पार्शियली, किसी की बात हमें पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही है ना। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला वर्ड बताओ क्या था? सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन इज, सप्लीमेंट्री जीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लीडर, अरे ये मुझे क्रॉस में बताना पड़ेगा तुम्हें, कि अगर कंडीशन कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इट कैन एक्सप्रेस, नहीं दो जीन, सॉरी, अगर मेरे पास कैपिटल टी है तो टी वाला जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मजे से फुल एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अगर ये ऐसे पड़ा है, लेट्स से कैपिटल टी है और उसके साथ कोई और फीचर पड़ रहा है, येलो जीन समझ लो, ठीक है, तब भी टी कैन एक्सप्रेस, टी अभी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है वाई खड़ा है या नहीं खड़ा है, टी अपना खुद से बोल पा रहा है, तो लीडर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। लेकिन जो वाई है ना वो अपने आप को अकेला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सो वाई कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ अंटिल इट इज प्रेजेंट विद द टी। मतलब कि अगर दो जीन है, दो एलील है, तो ये वाला एलील जो है ना डोमिनेंट वाला, अगर वो इसके साथ पड़ा है तब भी एक्सप्रेस करेगा, इसके बिना है तब भी एक्सप्रेस करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कोई आ रहा है या नहीं। लेकिन ये जो दूसरा वाला जीन है ना, ये दूसरा वाला जो एलील का पार्ट है, इसको फर्क पड़ता है कि अगर पहला एलील प्रेजेंट है मैं तभी एक्सप्रेस कर पाऊंगा, अकेले एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। मींस अगर मेरा वाई अकेला पड़ा होता ना वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको क्या चाहिए कि टी और वाई कंडीशन हो, ये तभी एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को, समझ आया?
तो सप्लीमेंट्री जीन का मतलब है कि जब तक उसको एक सप्लीमेंट नहीं मिलेगा ना, साथ में किसी का साथ नहीं मिलेगा, तब तक वो खुद को बयान नहीं कर पाएगा। बोल प्रीति। अगर वो मतलब कि उसको साथ चाहिए तो वो जब टी एक्सप्रेस हुआ तो वाई क्यों नहीं हुआ वहां पे एक्सप्रेस? नहीं, टी ऊपर वाई भी एक्सप्रेस हुआ ना उसके साथ, जब वाई अकेला पड़ा है ना बस वो तब एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, मैं ये कह रही हूँ, तब हुआ वो एक्सप्रेस। यहाँ पे मैं सिर्फ टी की बात कर रही थी, वाई भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। यस मैम। राइट, मैं ये कह रही हूँ कि सप्लीमेंट्री जीन क्या हुआ, ऐसे तो ये कोडोमिनेंस कहला जाता है ना। सप्लीमेंट्री जीन का मतलब है कि जब वाई अकेला प्रेजेंट था तब एक्सप्रेस नहीं कर पाया। यो मैम। यो मैम। क्लियर है ना सबको? तो सप्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होता है दैट वुड बी, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाती हूँ, दैट इज 9:3:4। इसका रेशियो ऐसे याद रख लो, ये आपको मिलेगा माइस का जो सीड कोट होता है उसके अंदर मिलता है आपको, इसलिए आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आएंगे नहीं प्रोसेस, क्योंकि बिल्कुल बाहर है। लेकिन रेशियो पूछ लेंगे, वो पूछ सकते हैं वो, तो तुमको पता होनी चाहिए रेशियो क्या है। ओके, यो मैम। और जर्नली आपसे फिनोटिपिक रेशियोज ही मेंशन होते हैं, जीनोटिपिक की बात नहीं करते। अब नेक्स्ट कौन सा था? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जीन। तो डुप्लीकेट जीन का क्या मतलब है? दूसरे की कॉपी। बोल बोल बोल, एक सेकंड एक दूसरे की सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, हाँ बेटा बोल, कोई बोल रहा था मुझे डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का मतलब कि जो एक जीन है उसकी दूसरी कॉपी। कह सकती है। डुप्लीकेट जीन का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जैसे दो जीन है, दो डिफरेंट, लेकिन इफेक्ट एक ही कॉज कर रहे हैं, उसको हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। तुम उसकी कॉपी कर ही सकते हो एक तरीके से, लेकिन दो यस मैम। डिफरेंट जीन है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जीन, टू जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं सेम करेक्टर, इसको कहते हैं डुप्लीकेट जीन। ओके, इसका रेशियो आता है 15:1। ओके, लास्ट कौन सा बोला है आपने? एडिटिव। एडिटिव। एडिटिव देख के क्या पता चल रहा है कि दो जीन है हमारे पास, देखो जैसे दो एलील पड़े हैं, उनका जो इफेक्ट आता है ना वो इंक्रीज होकर आता है, मतलब ये अपना अलग से, ये अपना अलग से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दोनों का जो इफेक्ट है वो कंबाइन हो जाता है। जैसे लिख देती हूँ मैं, टू एलील इफेक्ट एड अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कैपिटल ए आएगा तो स्किन का कलर डार्क होगा, ठीक है। एक्चुअली इसके 3 जीन हो रहे हैं, लिख सकते कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो ये स्किन कलर कैसा हो जाएगा? एशियन स्किन कलर हो जाएगा, जैसे हमारा जनरली होता है। लेकिन अगर मैं ए लिख दूं, बी लिख दूं, सी लिख दूं, सारे लिख दूं ना, तो ये बहुत डार्क है। द डार्केस्ट स्किन जो है ना वो ये रेशियो होता है। तो क्या हुआ, इसका मेलेनिन कंटेंट, ये मेलेनिन की सिक्रेशन ज्यादा कर रहा है, बी भी मेलेनिन की सिक्रेशन ज्यादा कर रहा है, सी भी ज्यादा करने के लिए बोल रहा है। तो तीनों चीजें का जो इफेक्ट है ना कि मेलेनिन की सिंथेसिस ज्यादा हो, वो एक साथ एड अप हो रहा है, इसलिए स्किन का कलर बहुत ही डार्क हो रहा है। तो इसे कहते हैं एडिटिव जीन। ह्यूमन स्किन कलर इसका एक एग्जांपल होता है, ठीक है। यो मैम। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, जिसका रेशियो मुझे कैसे याद है, मुझे ऊपर वाले से याद है, इसका 9 है तो इसका 1 ले लो, 4 रेशियो। कुछ कहा आपने? नो मैम। नो मैम। 9:4:1 एडिटिव जीन। एक सेकंड में चेक कर लो। नाइन रेशियो 4:1 है, वो चेक कर लेना चाहिए, मैं गलत ना हो जाए। अरे रेशियो बता दो ना लायको। ये कुछ नहीं, हमारी जिंदगी कठिन करेंगे ये नीट लिखो ना तभी बताते हैं प्लीज। मेरे हिसाब से 9:4:1 है, मुझसे बाद में पूछ लेना, दिखा नहीं रही है। अरे ऊपर देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन है ना हमारे पास, तुमने लिख लिया ना रेशियो? यो मैम। और ऊपर से चेक करते हैं, कम वक्त बता नहीं रहे मुझे। आइए।
अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1 दैट वुड बी पी का सेकंड। अब बताओ मुझे सप्लीमेंट्री का क्या होगा? मैम 9:3:4 4। डुप्लीकेट का? मैम 15:1 और एडिटिव का? 9:6:1 एडिटिव का 9:6:1 है, ये बोल रहे हैं ना? हाँ मैं कह रही हूँ, मैं वही चेक कर रही थी। 9:6:1 है। फिर प्लीज टिक कर लेना इसको, मुझे भी सच में याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये नीट के टाइम पे आता है, मैं भूल जाती हूँ। इतनी बार मुझे रिवाइज करने का इसका मौका नहीं मिलता ना, तो इसको ठीक कर लेना प्लीज। 9:6:1 ना? यो मैम। मुझे याद करना। यो मैम 6:1। ह्यूमन स्किन कलर का क्रॉस कभी ग्रेजुएशन में किया था मैंने, अब तो मुझे भी नहीं याद, देखना पड़ेगा दोबारा। चलो ठीक है, सेकंड क्यू का 4, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड, उसको और कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने। आर का 1, आंसर वुड बी यो मैम डी। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि इससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट था जिसे हमने ध्यान नहीं दिया था, वो करने को मिल गया है ना, इसलिए हमारे लिए यो important। मैम मैंने तुम्हें ग्रुप में एक्स्ट्रा नोट भेजे थे, तुमने नोट डाउन करे? भेजे थे आपके ग्रुप में? यस मैम। यो मैम तो क्लास के बाद आज कर लेना, कल पे मत डालना, ठीक है? यो जो मैम स्ट्रेटेजीज ऑफ मैनेजमेंट फूड प्रोडक्शन के जितने PYQs है ना 36 इयर्स के, उसमें से जो टॉपिक है ना जो हमने नहीं करे क्लास में, उन टॉपिक के नोट्स है वो कर लेना, वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, मैंने बैठ के बनाए थे वो, ठीक है? जैसे ये जीन, इनकम्प्लीट जीन, अभी यहाँ कॉन्सेप्ट आया ना, हमने क्लास में नहीं किया, मैं नोट्स बना के डाल दूंगी लेकिन अपडेट आपने करना है ना, अदरवाइज राइट? चलो डीएनए रेप्लिकेशन इज कैसी होती है, कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव? रेज योर हैंड। सेमी नीलम, कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव? बेटा सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन से जो नया स्ट्रैंड बना ना, ध्यान से सुनियो, इसकी रेप्लिकेशन से जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं बाद में, वो आपस में कॉइल होके एक नया डीएनए बना रहे हैं, और पेरेंट्स का स्ट्रैंड होता है वो एक नया डीएनए बना रहा है। पर ऐसा नहीं होता, एक पेरेंट स्ट्रैंड रहता है और एक नया वाला स्ट्रैंड होता है, और वो आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आधा पेरेंट का स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पूरा पेरेंट से आया और एक नया स्ट्रैंड बना है, तो सेमी मतलब आधा कंजर्वेटिव है, आधा पेरेंट वाला स्ट्रैंड है और आधा नया वाला। कंजर्वेटिव पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है? एंड इज इट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस? डिस्कंटिन्यूअस। इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। सेमी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। आपको एक स्ट्रैंड पे बढ़िया से सीधी जाती दिखती है, दूसरे पे आपको डिसकॉन्टिन्यूस होती जाती दिखती है ना, ओका जाके फ्रेगमेंट बना के। सो इट इज सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है? सेमी डिसकॉन्टिन्यूस नाम का कोई चीज नहीं होता, एक स्ट्रैंड पूरा डिसकॉन्टिन्यूस ही बनता है, तो आंसर वुड बी बी। डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है? रेज योर हैंड। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा था? उस एक्सपेरिमेंट में संडे टेस्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, करवाया था मैंने। मैम मेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? नीता, मैम मेल्सन एंड स्टॉल। बेजल एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर बता बेटा। मैम पेज नंबर 105 105 89 स्टार बनाओ उस पे, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उसमें हम लोग जब सेंट्रिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सॉल्यूशन किस चीज की डालते हैं? हाँ जी अपूर्वा। सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, ये आपके संडे टेस्ट में आया पहले के पहले वाले में, ठीक है? तो ऐसे भूलोगे तो काम नहीं बनेगा ना, नया याद करने से पहले पुराने रिवाइज करना होता है ना, तो रिवाइज करते रहना। तो देखो भूल जाते हो ना, सब भूलते हैं, मैं भी तो भूल गई, मैंने बोला ना मैं क्रॉस भूल गई हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया रिवाइज करे। बट अगर मेरे को पता चल गया मैंने फिर भी उसको नहीं पढ़ा, फिर गलत बात है ना, आपने टेस्ट दिया, आपको एक बार पढ़ना चाहिए था, राइट? तो अब उसको रिवाइज कर लेना, बस स्टार बना लो, जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर खोलोगे उसको जरूर रिवाइज करोगे। क्लियर? Now, synchrony between the maturity of sexes and release of large number of gametes is shown in। अब ये सिंक्रोनी मतलब सेम टाइम पे कि सेक्सेस भी मैच्योर होते हैं, मेल फीमेल, और लार्ज नंबर ऑफ गैमेट भी रिलीज हो रहे हैं। ये सिंक्रोनी आपको किस में देखने को मिलती है? अब ये आ गया आपका प्लांट किंगडम से क्वेश्चन, है ना?
ये आपको आता नहीं होगा, आंसर है इसका सी। अब ये तो वो चैप्टर जब मैं कराऊंगी तभी बता सकती हूँ, अभी के लिए इसी को ऐसे ही टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते ना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ठीक है। तो करेक्ट मैचिंग मुझे इस पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा था, क्योंकि बहुत क्लोज था, तो मैंने इसको बहुत पहले देखा था, मैं भूल गई हूँ ये सब कुछ। तो हेलिकेस और गायरेस में फर्क क्या है? हेलिकेस, हाँ जी बता बता बेटा, बता बता, अरे बोल। हेलिकेस इज एन एंजाइम जो क्या करता है, हाँ नीलम बोलो। मैम ओपनिंग ऑफ डीएनए में डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ता है। हाँ, ओपनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलता है, तो आपको याद है ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, वेरी गुड नीलम। इसको एक जगह से आके वो खोलता है, रेप्लिकेशन बबल बनाता था, दैट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेस। ए के साथ है सेकंड। तो ये गायरेस क्या करता है? गायरेस इज एन एंजाइम जो आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स में, यही जो यूकैरियोट्स में मिलता है ना, हम इसे बुलाते हैं टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज इज नथिंग बट अ मेंबर ऑफ गायरेस। गायरेस इज अ बिग फैमिली, उसके अंदर डिफरेंट टोपोआइसोमेरेज आते हैं। तो एनसीईआरटी आपको कैसे समझाता है? वो आपको सिंपली बोलता है कि जब आप टोपोआइसोमेरेज वर्ड देखोगे ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, और जब भी आप गायरेज वर्ड देखोगे ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। कायदे से गायरेज एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर डिफरेंट टोपोआइसोमेरेज है। आपको ये याद रखना है कि टोपोआइसोमेरेज से यूकैरियोट, गायरेज से प्रोकैरियोट। ये करते क्या थे आपको याद है? मैंने ऐसे शर्ट पहन के आपको दिखाया था, हाँ रिया, कि जब भी स्ट्रैंड आगे आगे जाएगा तो वो स्ट्रेन पड़ जाता है, उस स्ट्रेन को खोलते हैं, तो डीएनए के स्ट्रैंड को कट लगाते हैं और उसके अंदर से उसे रिलीज कर देते हैं, मतलब टेंशन रिलीज करते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करते हैं कि ओपनिंग, ओपन अनवाइंडिंग करते हैं। वो बाइंडेड था ना, उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो अनवाइंडिंग होता है वो, है ना। यो मैम। सो हमारा हो गया बी का 3, तो हमारा है बी का 3, बी का 3, ए का 2, आंसर वुड बी क्लियर। यो मैम। दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मुझे फटाफट बताओ फॉर्म का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, कौन से पेज नंबर पे है? मैम 48। 48। यो मैम। मुझे फटाफट देख के बताओ कि न्यूक्लियस कहाँ पड़ा है? हेड में। हेड के ऊपर क्या पड़ा है? एक्रोसोम ऊपर पड़ा है, एंजाइम्स है उसके अंदर, उसके नीचे हेड है और हेड के अंदर हमारा पड़ा है न्यूक्लियस, राइट। यो अभी हमारा ये भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक सिस्टम कॉन्डम। कॉन्डम क्या करते हैं? इट्स अ व्हिच काइंड ऑफ बैरियर, क्या है ये बेसिकली? बैरियर मेथड। बेटा रेज योर हैंड। प्रीति, ट्यूबेक्टोमी क्या है? मैम परमानेंट मेथड। फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, सेकंड का सी, सेकंड का सी, इसका तो है नहीं, सेकंड का क्या है? सेकंड का सी, ये रहा, आंसर वुड बी ए। रो में हो जाते हैं ये, मुझे इसलिए पसंद है ये क्वेश्चन, टाइम बजाते हैं। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, मुझे बताओ, जम्यूल आपने किसमें पढ़े हैं? पॉलीवेरा, कौन सी इसमें? गलत हो गया। ज़ूस्पोर्स आपने किसमें पढ़े हैं? क्लाइमेडोमोनास होते क्या है? अच्छा, और कॉनिडिया किसमें पढ़ा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम होता क्या है? बैक्टीरिया, फंगस? बैक्टीरिया। पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन मिली थी, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। ये बैक्टीरिया होगा। तो जब क्वेश्चन पूछो तो रफली नहीं सोचना है, जब क्वेश्चन पूछो तो कॉन्सेप्चुअली सोचना है, समझ आई? ऐसे नहीं सोचना, ये बहुत गलत अप्रोच थी। सोचना है, क्या बोल रही हूँ मैं, सोचना है, सेंस बनता है। पेनिसिलियम वर्ड बैक्टीरिया के सारे नाम तो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कहाँ आ गया बैक्टीरिया के अंदर? बन नहीं सकता। हाइड्रा में बर्ड बनता है, सही बात है, आंसर वुड बी डी, राइट।
Next. If a soil around stem of potato, this is a very conceptual kind of a question. ध्यान से सोचोगे तो हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हमने कहीं पढ़े नहीं होते. या आपका ये देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी चीज को लेकर. अब बायो की अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है तो ये तभी अच्छा होगा जब आप बाकी के क्वेश्चन में सोचना स्टार्ट करोगे. ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है सब्जेक्ट को आप ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे. ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना अगर तुमसे ना हो तो. If a soil around stem of potato plant is constantly removed, एक पोटैटो का प्लांट है. मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना लेती हूँ जैसे माइंड में, पर हम क्लास में तो मैं चलो सामने बनाती हूँ. जब मेरे सब्जेक्ट के सीनियर क्लास के आते हैं मुझे भी बनाने पड़ते हैं, वो बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं. ये तो खैर छोटे हो गए. तो सॉइल का प्लांट लगाया मैंने यार, उसके आसपास की जो पोटैटो का प्लांट लगाया है उसके आसपास की सॉइल में बार बार रिमूव कर रही हूँ. बेटे सॉइल रिमूव करती रहूंगी तो न्यूट्रिएंट तो नहीं मिल पा रहे ना प्लांट को. So, if soil around stem of potato plant is constantly removed from every young stage, जब बहुत छोटी स्टेज में तब से बार बार हटा रही हूँ, then only roots remain in the soil. तो soil के अंदर बची सिर्फ roots है ना. Then the potato tuber in plant will, अब जो ट्यूबर है पोटैटो का क्या वो ग्रो कर पाएगा प्रिया? नो मैम. नहीं ग्रो कर पाएगा. कैसे ग्रो करेगा? तुमने उसको ग्रो करने का समय ही नहीं दिया. समझ आई? न्यूट्रिएंट नहीं मिले इसलिए नहीं कर पाया, स्टेबल नहीं हो पाया इसलिए. नाउ ओव्यूल इंटेगुमेंट गेट्स ट्रांसफर इनटू, देखो हाँ प्रिया मेरे को बता, क्वेश्चन पूछने दियो. ये मेरा ओव्यूल है, ये मेरा ओवरी है. बेटा ओव्यूल बड़े होके क्या बनाता है प्रिया? नीलम? सीड. और ओवरी क्या बनाती है नीलम? फ्रूट. फ्रूट. तो मुझे तनिष्क बताएगी कि फ्रूट. बोलने तो दे कि ओव्यूल. मैम आपने पूछा किससे? अच्छा मैंने ये पूछा है, भूल गई. तनिष्क ओव्यूल की जो वॉल है वो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं. तो ओव्यूल अगर सीड बना रहा है तो इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाएंगे? मैम जो उसका बाहर का छिलका होता है पेरिका. सीड का छिलका. ऐ बेटा गलत है. देख अगर ये ओव्यूल है, सब ध्यान से देखो, अगर ये ओव्यूल है जिसने बड़े होके सीड बनाना है तो ओव्यूल के आसपास हमारी एक लेयर होती थी जिसको हम बुलाते थे इंटेग्यूमेंट, है ना. तो बेटा जो इंटेग्यूमेंट्स होंगे वो किसकी वॉल बनाएंगे? वो सीड की वॉल बनाएंगे ना. ये बनाएंगे सीड वॉल. ये बात क्लियर? यो मैम. अब जो ओवरी है वो बनाती है हमारा फ्रूट. अब फ्रूट की जो लेयर होती है ना, कौन सी वाली लेयर बोल रही है बेटा तू? पेरिका फ्रेशी फ्रूट बनाता है आपका, उसकी लेयर मॉडिफाई होकर बनाती है. तो वो उसमें कंफ्यूज हो रही थी. तो यहाँ उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट क्या बनाते हैं. तो ओव्यूल सीड बना रहा है तो उसका इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाएगा ना. आंसर वुड बी सी. मैम हाँ बेटा. टेस्ट और टैगमेंट क्या होता है? टेस्टा और टैगमेंट इसी की वॉल होती है. जो सीड कोट की बात कर रही हूँ ना उसी की वॉल को कहते हैं टेस्टा एंड टैगमेंट, बाहर वाली और अंदर वाली. ठीक है, वो और फाइन उन्होंने वो कैप कर दी उसकी. नाउ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोनिया इशोरेशिया कोलाई इज, इशोरेशिया कोलाई इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? मैम प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट इज अ बैक्टीरिया और अ फंगस? मैम बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन पूछ रहा है. मैंने कैसे कराया था? प्रोकैरियोट में डीएनए होता है डबल हेलिकल सर्कल. डबल हेलिकल सर्कल में जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, अगर आपको नहीं आता है ध्यान से देखना इसे, क्या बना रहा हूँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, है ना. डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से. एक इस डायरेक्शन में जाती है, एक इस डायरेक्शन में जाती है. अब जाके ये कहीं मिल जाते हैं, वहां पे ये एंड हो जाती है. ऐसी होती है ना. ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखो, ऊपर वाले की हो रही होगी, है ना. तो इसकी कैसी होती है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव ही होती है इसमें. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव है. यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल. आंसर वुड बी डी, है ना. ठीक है. नाउ रेज योर हैंड. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स
आर कंपोज्ड ऑफ मोस्टली कौन से हार्मोन होते हैं प्रिया? मैम प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ओनली। टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो मेल में हो गया ना। मैम ईस्ट्रोजन, सॉरी। हाँ, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। आंसर वुड बी डी। डी। हाँ, डी कर सकते हो क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली मेडिसिन भी है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वाली भी है, तो आंसर वुड बी डी, है ना। तो एक्साइटेड होके एक आंसर टिक नहीं कर देना, चेक कर लेना बाकी का, है ना। यो मैम। आइसोकेमिस्ट्री होती बोल बेटा। जैसे ओनली प्रोजेस्टेरोन की भी होती है, तो ऐसे एस्ट्रोजन की नहीं होती? नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी को जो सस्टेन करने के लिए हार्मोन चाहिए वो प्रोजेस्टेरोन है। जब प्रोजेस्टेरोन सक्रिय होता है तो यूट्रस स्टेबल रहती है। तो अगर मैंने यूट्रस हिला दी, क्योंकि मैं एस्ट्रोजन फर्टिलाइजेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हो चुकी है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव से मैं बता रही हूँ आगे इम्प्लांटेशन, तो इसलिए मैं प्रोजेस्टेरोन पे ज्यादा जोर दूंगी। एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है लेकिन मेन प्रोजेस्टेरोन ओनली होती है। यो मैम। नाउ आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स मतलब ऐसे गैमीट्स जो एक जैसे दिखते हो, ये बाइफ्लैजिलेटेड भी है, यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसमें इसकी पिक्चर बनी है। आंसर क्या है इसका? है 139 चैप्टर नंबर 1। बेटा चैप्टर नंबर 1 तो मैं इतनी बार करा चुकी, अब तो मैं भी बोर हो गई। बी क्लेब्डो। बी या डी? पिक्चर देखिए हमने इस चैप्टर की पिक्चर में है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कहाँ है। देखो जो पिछला क्वेश्चन आया था कोनिडिया और स्पॉन्जी वाला, आप पेज नंबर अगर 6 खोलोगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगी, दिख रहा है? यो इन्होंने क्वेश्चन पता है कहाँ से डाला है? इस पिक्चर के नीचे हेडिंग से डाला है क्वेश्चन। तो ये इससे सीधा सीधा क्वेश्चन डालते हैं। मेरे को इसका ये याद है कहाँ पर दे रखा है। हाँ, पेज नंबर 10 पे देखो, पेज नंबर 10 पे अगर आप जाओगे ना, वहां पे उसने एक्सप्लेन करा है डायग्राम से, सीधे डायग्राम पे क्वेश्चन है। वो बता रहा है आपको, उसने क्लेडोफोरा भी दिया, फ्यूकस भी दिया और ह्यूमन भी दिया, ठीक है। तो आइसोगैमीट में सिर्फ क्लेडोफोरा था, फ्यूकस था एक बड़ा और एक छोटा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन के केस में हमको पता है कि फीमेल का नॉन मोटाइल बड़ा होता है और मेल का मोटाइल छोटा होता है। तो आंसर वुड बी बी। सिर्फ डायग्राम बेस्ड 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेटा इसका मतलब ये ना आपने पढ़ी नहीं एनसीईआरटी, मैंने भेजी थी ना, एनसीईआरटी तो पढ़ के जाया करो। पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा मेन। आपको विश्वास नहीं है, अभी आपने इतनी सारी यूनिट कर लिया है, गो बैक, ठीक है। 2023 का पेपर उठाओ, ठीक है। तुमने इतना यूनिट कर लिया कि तुमको समझ आ जाएगा कि तुम्हारे 12th में कहाँ से आया है। जस्ट ओपन 2023 का पेपर एंड यू विल सी कि एक्चुअल में एनसीईआरटी से पेपर आया है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अब देख सकते हो उसी से पेपर आया है। तो एनसीईआरटी मत इग्नोर करो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में। एक्स्ट्रा आए ना आए, एनसीईआरटी पक्का आएगी, समझ आए? अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं पढ़ा, राइट। नाउ which one of the following statement is false with respect to viability of mammalian sperm? false ढूंढना है मुझे। viability मतलब वो कब तक, वाइबल है, जिंदा बोलूंगी मैं उसको, ऐसे जिंदा बोल तो सकते हैं। यूजफुल कह लो, वर्किंग कह लो, एक्टिव कह लो, या तुम भाई जिंदा कह लो। वायबिलिटी वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन जिंदा होना नहीं चाहिए वैसे, मेरे को वर्ड मेरे मुंह पे आ नहीं रहा। चलो तुमको गलत ढूंढना है। स्पर्म इज वायलेबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे तक वायबल होता है। नो मैम। कब तक होता है? 48 मैम 48। कहाँ लिखा है? 48 आवर्स। एनसीईआरटी में लिखा है, लिखा है? पता नहीं, मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं है, मैं तभी तुमसे पूछ रही हूँ। किसी ने देखा है? मुझे आपने लिखवाया था कि स्पर्म जो होता है वो 52 था। मैंने लिखवाया वो मुझे याद है, मेरे को ये नहीं याद है कि एनसीईआरटी में लिखा है नहीं, मुझे मेरे को लग रहा है कि लिखा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुमको याद है क्या? कभी कभार नहीं क्लिक करता माइंड में। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है यार, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ऐसे तो नहीं लगता मुझे। चलो अपने को तो याद है 48 आवर्स, तो ये गलत है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। ये सही बात है, दैट मींस मैं स्पर्म के नोट्स अपडेट करूंगी ना,
यो मी स्टेटमेंट में डालूंगी और मैं ये नहीं लिखूंगी, इतना लंबा नहीं लिखूंगी। सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म, तो क्या लिखूंगी? स्पर्म नीड, उसको क्या चाहिए? फर्स्ट मोर एक्टिव एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में वो मोर एक्टिव है। समझ आया तुम्हें नोट्स कैसे करने? सेकंड कॉन्सेंट्रेटेड थिक मीडियम में होना चाहिए, तभी तो सीमन बनता है। सीमन थिक होता है, पतला हो तो स्पर्म रह नहीं पाते उसमें, उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नीड कॉन्सेंट्रेटेड थिक सस्पेंशन टू सर्वाइव, उसको चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखूंगी वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड इट्स मोटिलिटी, या मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने 3 नोट्स बना दिए। ठीक है जी, क्लियर है? यो फिनाइल कीटोन्यूरिया, सीधा क्वेश्चन, फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसी होती है? ऑटोसोमल होती है? कौन से पेज पर है? 91 निकालो 91। टेस्ट एनालिसिस का मतलब यही है कि बुक के साथ हमें पता चल जाए कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं, और क्या करना था। आंसर की तो तुम्हारे पास सही है, तुम मुझसे क्या पढ़ोगे फिर? 91 में कहाँ है? 91 में मैम है 91 में फिनाइल मैम सेकंड लाइन में है। मेरे 90 में है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया लिखो पहली लाइन, दिस इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो एरर है अपना मेटाबॉलिज्म का, है ना। सेकंड लाइन देखो इसको, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, वहां साफ साफ लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। फिनाइल कीटोन्यूरिया में यही होता है ना, फिनाइल एलिलीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, मेलेटोनिन नहीं बन पाता, क्योंकि वो एंजाइम की सिंथेसिस नहीं हो रही, जीन खराब हुआ है। याद है आपको? सही बात है। into so the affected individual lack an enzyme that convert phenylalanine into amino acid tyrosine, ये भी सही बात है। यो मैम ए और बी दोनों सही है, ये भी सही है, और ये सेक्स लिंक तो है ही नहीं है, राइट। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी तो मैं ध्यान से देखूंगी। फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए आंसर वुड बी सी। तो मैं अगर एक्साइटेड हो जाती नीट के पेपर के चक्कर में, 141 में ए टिक करके आगे चली जाती ना, इसलिए दूसरे ऑप्शन देख लिया करो, कभी कभार उसमें ज्यादा अच्छा आंसर हो रहा है ना। डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, डीएनए की मदद से आप क्या क्या निकाल लेते हो? क्या निकालते हो? डीएनए को देख के डीएनए बनाते हो? मैम डीएनए को देख के आरएनए बनाते हो? ए और बी दोनों सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11 जुलाई, ये याद है करना। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या नहीं है? एसटीडी है, ये एसटीडी है, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब हेपेटाइटिस बी और एड्स वो 2 डिजीजेज है जो एसटीडी होती है और आराम से ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, ये आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दोनों एक साथ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में किसी पैरे में लिखा, मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, मदर से बच्चे को भी जाएगा अगर दवाई नहीं दी। एड्स पे तो जाता है, सेक्सुअली भी जाता है, तो आंसर वुड बी डी। है ना। नाउ पहले एक वाले कर लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास कम टाइम बचा, पहले मैं 2 करा दूं। मैं सिनगेमी इज फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, हो सकता है ये भी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ये भी हो सकता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। देखो सिनगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, टर्म गैमीट आ गया, आंसर इज सी। अब देखो कंफ्यूजन हो गई, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई, देखा जाए तो एक्चुअल में गैमेटिक न्यूक्लियाई वुड बी द राइट आंसर ना, कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, लेकिन हम सिनगेमी वर्ड पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो उसमें हम 2 गैमेट की फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं। अगर सिर्फ तुम स्पेसिफिकली न्यूक्लियस की फ्यूजन कह रहे हो ना, तो न्यूक्लियस की फ्यूजन के लिए जो वर्ड है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड मेरा फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नाउ 200 सीड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मेनी फ्रूट्स ऑफ मेज। जो मेज होता है ना, मेज को एक्चुअली ना उसका जो दाना होता है हम उसको फ्रूट ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में मेज को हम लोग सीड भी कहते हैं, बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि देखो जो फ्रूट है, अगर 200 सीड है तो उसमें कितने फ्रूट होंगे ये जानने की कोशिश है। तो याद रख लेना, एक मेज के केस में एक फ्रूट इक्वल्स टू एक सीड, 1 सीड। तो अगर 200 फ्रूट है तो 200 सीड है तो कितने फ्रूट होंगे?
200 क्लियर है? मैम Which of the following characteristic of ये तुमने पढ़ा नहीं है, ये तुम्हें दिमाग लगाना है। Which of the following characteristic of a flower would attract hummingbird? hummingbird को attract करना है। देखो पता है ये कैसे होगा, अगर तुम पिक्चर देखोगे तो तुम्हें ज्यादा से समझ आएगा। hummingbird है, आपको दिख रही है? मैम जब इसने ये नेक्टर ले रही है, कि ये बर्ड पौधे के ऊपर बैठी है? नो मैम। नो मैम वो बर्ड है, बर्ड इतनी बड़ी है, वो कहाँ बैठेगी यार, फूल ही टूट जाएगा, तो बैठने की जगह नहीं चाहिए उसे, ठीक है। तो हमिंग बर्ड को क्या क्या फीचर चाहिए पॉलिनेशन के लिए, बट वो बीज के लिए सेम ना हो, ठीक है। देखो बीज को क्या चाहिए, खुशबू हो, बैठने की थोड़ी जगह हो, वो बैठ के अपना शहद निकाल ले, सॉरी नेक्टर निकाल ले। हमिंग बर्ड को बैठने के लिए कुछ चाहिए नहीं, तो देखो पेटल फॉर्म्ड अ लिप फॉर रेस्टिंग, रेस्टिंग तो उसको चाहिए नहीं, होगा नहीं, क्लियर। ग्रेट अमाउंट ऑफ नेक्टर, हाँ भाई नेक्टर उसको चाहिए ग्रेट अमाउंट, बहुत सारा, क्यों, क्योंकि वो बड़ा बर्ड है ना, उसको नेक्टर का अमाउंट भी ज्यादा चाहिए। हनी बी को तो थोड़ा भी चलेगा, राइट। तो मेरा कौन सा गलत है, फिफ्थ गलत है, पहले मैं इसी को रूल आउट करूंगी, फिफ्थ गलत है ना, तो मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और मेरा कौन सा सेकंड सही है, तो जहां जहां तुम्हारे पास सेकंड है वो आंसर हो सकता है, क्लियर, इतना क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जो नेक्टर होता है ना, अगर वो ऊपर ऊपर होगा, अगर तुम हमिंग बर्ड की पिक्चर देखोगे तो इसके पास बहुत बड़ी स्नाउट है, ये बहुत अंदर तक पियर्स कर सकती है, ठीक है। तो इसको चलता है कि जो नेक्टर है वो बहुत अंदर तक हो, ठीक है, ऊपर ऊपर हो कोई भी आ सकता है, इसके फूलों पे कोई बी आके ना बैठे, इसलिए नेक्टर अंदर होना चाहिए। तो इसको चाहिए डीप सीटेड नेक्टर, दैट वुड बी फोर्थ। तो 1 भी सही होना, सॉरी 2 भी सही होना चाहिए और 4th भी सही होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी सी। तो येलो पेटल्स होते हैं, इसको येलो पेटल्स वाले पसंद है, पर ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, इसको एक्चुअली रेड पसंद हो रहा है, पर आंसर इसका सी है। तो इसकी मैम प्रेफरेंस, इसको लॉन्ग हाँ बोल, लॉन्ग ट्यूबलेस फ्लावर्स भी अच्छे लगते होंगे। इसको फ्रेग्रेंट फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं। इस क्वेश्चन में ये एरर है, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। इसको अब इसको फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर भी तो चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा उसके पास नेक्टर है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बेस्ट आंसर था वो ये निकलता, फ्रेग्रेंट फ्लावर भी चाहिए होते हैं इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, पर हर तरह के क्वेश्चन आता है तो क्या कर सकते हैं। चलो कितने रह गए, बहुत सारे तो नहीं रहते, कल की क्लास में हो जाने चाहिए, है ना। चलो हाँ बेटा बोल।